सोचते थे कि मैं शियाओ परिवार का सबसे गैर जिम्मेदार, नाकारा और बेकार सफेद बालों वाला बंदा हूं। लेकिन पुराने बुढ़े याओ लाओ ने मुझे सिर्फ एक नजर देखा और शियाओ यान से कहा, यह इंसान तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा भयानक है। इन सालों में मैं शियाओ परिवार में ऊपर ऊपर से हर 2 साल में एक बार थोड़ी बहुत इच्छा शक्ति दिखाने वाला नाकाम इंसान बना रहा, लेकिन पीठ पीछे फर्जी काला इतिहास बनाकर साथ में बर्बाद होने वाली गुंडागर्दी की तरकीबों के दम पर मेरी जिंदगी बड़ी मस्त कट रही थी। जब तक कि नालान यानरान युनलान सेक्ट के लोगों को साथ लेकर दादागिरी दिखाने हमारे दरवाजे पर नहीं धमकी। जब वो पूरे महाद्वीप में मशहूर सगाई तोड़ने के नाटक का मंचन करने वाली थी, तब मैं कोने में छिपा हुआ मजे से नजारे देख रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि 3 साल पहले जाया मां कैपिटल में जिस छोटी गुलाबी बालों वाली लड़की को मैंने जमीन पर पटक दिया और खुद अपने हाथों से सगाई तोड़ने के दांव पेच सिखाए थे, वही छोटी गुलाबी बालों वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद नालान यानरान ही थी। और इस वक्त मैं झरने के पीछे बने यूई गुफा में चुपचाप डोशी के स्तर पर पहुंच चुका था। बधाई हो होस्ट को, आपने सफलतापूर्वक डोशी स्तर हासिल कर लिया है। बड़े स्तर की सफलता के पुरस्कार में आपको आपका मुख्य हथियार एम्बर बैटल हेल्बर्ड मिलता है, जो आपके साथ आगे बढ़ सकता है। दिल तोड़ देने वाली सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। लगभग 1 जमीन लंबी भारी 4 झकिया अचानक मेरी हथेली में प्रकट हो गई। उसकी गहरी सुनहरी धार से कपकपी छुड़ाने वाली ठंडक निकल रही थी और धार की जड़ में एक जिंदा लगने वाले सफेद बाघ व्हाइट टाइगर का सिर खुदा हुआ था। शानदार। मैंने उसे हाथ में तौला और मेरे होठों पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई। मेरा नाम एन ई है। अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक दुखी और लाचार नौकरशाह था, जो हद से ज्यादा काम करके अपनी जान गंवा बैठा। दोबारा जन्म मिलने पर मैंने कसम खाई थी कि अगर इस जिंदगी में मैंने एक दिन भी फालतू मेहनत की तो मैं कुत्ता हूं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं डोकीची कॉन्टिनेंट पर पैदा हुआ, जहां मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। बचपन से ही दूसरों के भरोसे पलना पड़ा। शुरुआत ही भयानक मुश्किलों से हुई। दूसरों के पैरों तले कुचले जाने से बचने के लिए मैंने रोते रोते एक बार फिर से दिन रात मेहनत करने का रास्ता चुना। खैर, ईश्वर कभी पूरी तरह रास्ता बंद नहीं करता। ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते मेरा यह सिस्टम भले ही देर से आया, लेकिन कभी गायब नहीं हुआ। 3 साल की उम्र में जब मैंने पहली बार अपना शरीर निथारा था, तो सिस्टम ने एक नया तोहफा दिया, व्हाइट टाइगर ब्लड लाइन। मुझे नहीं पता कि यह कोई मामूली सफेद बाघ था या पौराणिक देव जीव, लेकिन इन सालों में लगातार शरीर को तपाने के बाद अब मेरे शरीर की ताकत किसी जादुई राक्षस से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। कुछ साल पहले जब मैं डोशी बनने के लिए डोकी वॉटेक्स बना रहा था, तब यह मरा हुआ सिस्टम फिर से अचानक जाग उठा और उसने मुझे एक तकनीक दी, शी तियन ज्वे। ये तकनीक तो सच में हद ही थी। इसका मुख्य काम था हर चीज को निगल जाना। जब तक शरीर झेल सके तब तक ये डीमन कोर के भीतर की खूंखार ऊर्जा को भी सीधे निचोड़कर सुखा सकती थी। आज फिर मेरा अच्छा दिन था। मैंने अभी अभी डोशी का स्तर पार किया था और सिस्टम ने समय पर आकर मुझे गर्माहट दी। ऐसा लगता है कि मेरा यह सिस्टम बड़े स्तर के पार होने पर गिफ्ट देने के मोड में है। हर बार बड़ा स्तर पार करने पर एक सरप्राइज बॉक्स मिलता है। इसका यह सीधा और सादा अंदाज मुझे बहुत पसंद है। व्हाइट टाइगर ब्लड लाइन ने मुझे राक्षसों जैसा शरीर दिया और शी तियन ज्वे ने मुझे सब कुछ निगल जाने की क्षमता दी। पिछले 2 बड़े तोहफों की कीमत को देखते हुए ये एम्बर बैटल हेल्बर्ड यकीनन कोई सामान्य चीज नहीं हो सकती थी। ये सोचते ही मैं सीधा खड़ा हो गया। मेरे शरीर की अपार डोकी मेरी नसों से बहती हुई बिना किसी रुकावट के मेरे हाथ में मौजूद बैटल हेल्बर्ड में समा गई। सर हल्बर्ड की काली सतह पर अचानक चांदी जैसे सफेद रंग की जटिल और रहस्यमयी मैजिकल आकृतियां चमक उठी। उसी समय मेरे शरीर में मौजूद व्हाइट टाइगर ब्लड लाइन की धारदार ऊर्जा मानो किसी बुलावे को सुनकर अपने आप बाहर निकल आई और हथियार के चारों ओर लपटों की तरह लिपट गई, जिससे एक अटूट गहरे सुनहरे रंग की अभेद्य ढाल बन गई। जरा इसका हाथ साफ करके देखते हैं। मेरी आंखें चमकी। मैंने अपनी कमर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए दोनों हाथों से हथियार को जोर से आगे घुमाया। आधे चांद के आकार की सफेद रोशनी की धार ने हवा को चीर दिया और सब कुछ तबाह कर देने वाले इरादे से आगे बढ़ी। एक जोरदार धमाके के साथ झरने के मुहाने पर 9 आसमानों से गिरती हुई नदी उस रोशनी की धार से बीच में से कटकर 2 हिस्सों में बढ़ गई। हवा में हर तरफ पानी की बूंदें बिखर गईं और पानी का बहना कई सेकंड्स तक रुका रहा, जिसके बाद वो वापस जुड़ पाया। झरने के दोनों तरफ की सख्त चट्टानों पर शीशे की तरह साफ और गहरे जख्म बन गए थे। अरे बाप रे, ये ताकत तो कमाल की है। मेरी आंखें खुशी से फैल गईं। मुझे और भी ज्यादा हैरानी लगी कि इस एम्बर बैटल हेल्बर्ड में बहुत ज्यादा खून और ऊर्जा वापस सोख लेने की क्षमता थी। ये लड़ाई के दौरान आसपास फैली भटकती हुई डोकी और जीवन शक्ति को सोखकर लगातार अपने मालिक को दे सकती थी। अब अपनी बराबरी वालों की तो बात ही छोड़ो, अगर कोई डोशी भी आ जाए तो मैं उससे भी 2-2 हाथ कर सकता हूँ। अपने को दोबारा जुड़ते देखकर मैंने खुशी खुशी एक अंगड़ाई ली। जब तक मैं काफी तेजी से खुद को मजबूत बनाता रहूंगा और लड़ने लायक सभी लोगों को हरा दूंगा, तब तक मेरे आराम से संन्यास लेने के दिन बहुत करीब है। सोचते ही वो लगभग 10 फीट लंबी एम्बर बैटल हेल्बर्ड गहरे सुनहरे रंग की रोशनी बनकर चुपचाप मेरे शरीर में समा गई। मैंने अपने हाथों की धूल झाड़ी, अपने मन में विचार बदला और मेरे शरीर की सतह पर हल्के सुनहरे रंग की धारदार ऊर्जा की एक परत तैरने लगी। मैं गुफा के मुहाने पर गया, अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ा और जोरदार छलांग लगाई। किसी तोप के गोले की तरह मैं सीधे उस तेज बहते पानी के पार निकल गया। झरने के विशाल दबाव ने जब उस सुनहरे रंग की ऊर्जा ढाल को छुआ तो वो एक हलचल तक पैदा नहीं कर सका और मैं आराम से किनारे पर मौजूद पत्थरों के ढेर पर उतर गया। जैसे ही मेरी सांसें सामान्य हुई, शरीर की वो भयानक ऊर्जा गायब हो गई। मेरी दबाव डालने वाली गहरी सुनहरी आंखें भी धीरे धीरे फीकी पड़कर साफ और शुद्ध नीले रंग में बदल गईं। वो खूंखार और भयानक एहसास पूरी तरह खत्म हो गया और मेरे सर के मुलायम सफेद बालों के साथ मिलकर इस वक्त मैं जैसा भी दिख रहा था, सिर्फ एक मासूम सीधा साधा और बेकसूर पड़ोसी लड़का लग रहा था। सुबह हो गई। मैंने पूर्व में अभी अभी उगे सूरज की तरफ देखा, अपने काले चोगे पर जमी पानी की बूंदों को थपथपाकर साफ किया और जाने पहचाने रास्ते से वूटान सिटी की तरफ चल पड़ा।
यह वुटान सिटी के बाहर एक सुनसान और बंजर जगह थी, जहां आमतौर पर किराए के सैनिक भी कम ही आते थे। जहां तक उस छिपी हुई झरने वाली गुफा की बात है, तो शुरुआत में वो वहां थी ही नहीं। ये सब इन सालों में व्हाइट टाइगर ब्लड लाइन को तपाने के लिए मैंने अपने घूंसों से मारकर बनाया था। शरीर को तपाने की शुरुआत में मैं सिर्फ झरने के पानी के तेज बहाव को चमड़ी और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए करता था। जब शरीर को इसकी आदत हो गई, तो मैंने पानी के भारी दबाव को झेलते हुए अपने नंगे हाथों से पीछे की चट्टानों को पीटना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, और इस तरह मैंने उस चट्टान पर मार मारकर पूरी तरह से अपनी खुद की एक गुफा बना ली। हिसाब लगाऊं तो मुझे वुटान सिटी में रहते हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उस जमाने में मेरे माँ बाप शाओलिन को बचाते हुए दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। बाद में शाओलिन भी अपने जख्मों के कारण गुजर गए और शाओ परिवार का मुख्य सहारा ढह गया। परिवार के अंदर नए काबिल लोग नहीं थे, इसलिए वो जामा कैपिटल में अपना विशाल कारोबार नहीं संभाल सके और उन्हें मजबूरन इस शांत वुटान सिटी में वापस लौटना पड़ा। और मुझे, क्योंकि मेरे माँ बाप शाओ परिवार के लिए मरे थे, एक शहीद का अनाथ बच्चा मानकर शाओ परिवार ने ही पाला पोसा। शाओ परिवार की दयालुता दिखाने के लिए मुझे शाओ कुल का नाम दिया गया और मेरा नाम शाओ अनी रखा गया। शाओ अनी, माफ करना, मैं इस नाम को नहीं पहचानता। मेरा नाम सिर्फ अनी है, अनी यानी आराम। आखिरकार मैं कोई शाओ यान नहीं हूं जिसके सिर पर कबीले के प्रमुख जैसे बाप का हाथ हो। इस दुनिया में जहां ताकत ही सब कुछ है और कोई कानून नहीं है, बिना किसी बड़े सहारे और असली ताकत के जो जितना ज्यादा उछलेगा उतना ही तेजी से मरेगा। दुबक कर रहो, चुपचाप खुद को मजबूत करो और फिर सबको चौंका दो। अरे नहीं, चुपचाप खुद को मजबूत करो और जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है उसकी राख उड़ा दो और फिर हमेशा के लिए आराम की जिंदगी जियो। मैंने अपने दोनों हाथ सिर के पीछे रखे, मुंह में रास्ते से तोड़ी हुई एक जंगली घास दबाई और बेफिक्र अंदाज में मटकते हुए वुटान सिटी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने शाओ परिवार के आलीशान दरवाजे में कदम रखा, सामने से हरे रंग के फ्रॉक वाली एक छोटी दासी दौड़ती हुई आई। वो बेचारी हाँफ रही थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। मुझे देखते ही उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक उठी और वो पैर पटकते हुए बोली, अरे मेरे अनी मालिक, आप कहाँ आवारागर्दी करने चले गए थे? 2-3 दिनों से आपका कोई अता पता नहीं था। यहाँ तक कि कल के फैमिली टेस्ट में भी आप नहीं आए। कबीले के प्रमुख ने तो आपको ढूंढने के लिए पूरे शहर में लोग भेज दिए थे। मैंने अपने मुलायम सफेद बालों को खुजाया और बात टालते हुए हंसकर कहा, अरे छोड़ो भी, शहर के बाहर पहाड़ों पर घूमने गया था, गलती से रास्ता भटक गया। परसों जब मुझे लगा कि मेरे शरीर में डोची पूरी तरह से भर गई है, तो मैंने शहर से बाहर किसी शांत जगह पर जाकर डोशी के स्तर पर पहुंचने का फैसला किया था। मुझे लगा था कि एक रात का काम है, लेकिन गुफा में पूरे 3 दिन लग गए। जहां तक कल के टेस्ट की बात है, तो मैं तो बस मिट्टी से खेलने वाला एक बाहरी इंसान हूं जिसका कोई असली वजूद नहीं है। मेरी प्रतिभा भी मामूली सी है, मेरे टेस्ट में आने या नहीं आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस छोटी दासी का ऐसा कहना तो बस मुझे दिलासा देने का एक तरीका था। शाओ परिवार के असली बड़े साहब और मैडम लोग खुद को बहुत बड़ा समझते थे और मुझ जैसे बाहरी बंदे से बात तक नहीं करते थे। मैं भी इस बात से खुश था कि मुझे शांति मिलती थी, इसलिए आमतौर पर नौकर चाकरों के साथ ही उठना, बैठना और मजाक करना पसंद करता था। इसके अलावा मेरा चेहरा काफी खूबसूरत था, सफेद बाल, नीली आंखें और एक मासूम छोटे भाई जैसा अंदाज जो लड़कियों को बहुत जल्दी पसंद आ जाता था। मेरे इस फालतू बहाने को सुनकर उस दासी ने अपनी आंखें मटकाईं। जाहिर है उसे मेरी इन बातों की आदत हो चुकी थी। मालिक, अब आप फालतू मत घूमिए। दासी ने अपनी आवाज धीमी की और रहस्यमय अंदाज में पास आकर बोली, घर में बहुत बड़े मेहमान आए हैं। सुना है युनलैंड सेक्ट के लोग हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं। इस वक्त सारे बड़े बुजुर्ग मुख्य हॉल में मेहमानों की खातिरदारी कर रहे हैं। आप भी जल्दी से वहां पहुंचिए। युनलैंड सेक्ट? मैं पहले तो चौंका, फिर अचानक मुझे सब याद आ गया। हिसाब लगाया जाए तो मेरी और शाओयान की उम्र एक ही है। इस साल हम दोनों ठीक 15 साल के हुए हैं। 15 साल की उम्र, युनलैंड सेक्ट, वाह भाई वाह। तो क्या नालैन यनरान सगाई तोड़ने आई है? 30 साल पूर्व में 30 साल पश्चिम में वाला ऐतिहासिक ड्रामा होने वाला है। मैं अग्रिम पंक्ति में बैठकर इस ड्रामे के मजे लेने का मौका कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने अपनी जेब से रास्ते से खरीदी हुई 2 मीठी गोलियां निकाली, एक उस दासी के हाथ में थमा दी और दूसरी खुद अपने मुंह में ठूस ली और चबाते हुए बोला, चलो चलो अभी चलते हैं। वो छोटी दासी अपने हाथ में पकड़ी मीठी गोली को देखती रह गई और मुझे पीछे से धक्का देते हुए हॉल की तरफ ले जाने लगी। अरे मालिक, अब खाना बंद कीजिए, अपनी इज्जत का थोड़ा ख्याल रखिए, जल्दी चलिए। जल्द ही मैं मेहमानों के स्वागत वाले मुख्य हॉल के पास पहुंच गया। इस वक्त हॉल में लोगों की भारी भीड़ थी और बहुत चहल पहल थी। शाओ परिवार के तीनों बड़े बुजुर्ग चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए सफेद चोगा पहने एक बूढ़े आदमी से बातें कर रहे थे। जैसे ही मैंने दरवाजे पर कदम रखा, दूसरों से झूठी तारीफें कर रहे फर्स्ट एल्डर की नजर मुझ पर पड़ी। उनकी त्योरियां चढ़ गईं और चेहरा सख्त हो गया। आनिए, तुम फिर कहां गायब हो गए थे? कल के सालाना टेस्ट तक में तुम गायब थे। दिन ब दिन गैर जिम्मेदार होते जा रहे हो। हॉल में मौजूद सभी लोगों की नजरें तुरंत मेरी तरफ घूम गईं। मैं बिना घबराए अपने हाथ फैलाकर अपनी मासूम और साफ नीली आंखें टिमटिमाते हुए बेकसूर बनकर बोला, फर्स्ट एल्डर, मैं तो शहर के बाहर पहाड़ों पर घूमने गया था और रास्ता भटक गया था। सच में जानबूझकर अनुपस्थित नहीं हुआ था। हा हा हा। ये सुनते ही आसपास खड़े शाओ परिवार के छोटे बच्चे अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगे। 15 साल का लड़का पहाड़ों में मिट्टी खेलने जाए और 3 दिन तक रास्ता भटक जाए। फर्स्ट एल्डर के होठ गुस्से से फड़कने लगे और उन्होंने कड़े लहजे में डांटा, खेलना खेलना, दिन रात बस खेलना सोचता है। जरा खुद को देखो, तुम कितने बड़े हो चुके हो। श्विनर तुमसे 1 साल छोटी है। उसने कल के टेस्ट में 7th डुआन डू की हासिल किया है और तुम? मैंने अपनी ठोड़ी को छुआ, शायद 6वां होगा। फर्स्ट एल्डर ने यह सुना तो अपनी भौहें और ऊपर चढ़ा ली। ओह, 2 साल पहले तुम 5वें डुआन पर थे, अब 6वें डुआन पर हो। 2 साल में 1 लेवल बढ़ाना, तुम्हारी रफ्तार तो वाकई में बहुत मजबूत है। ये बात सुनकर जो छोटे बच्चे पहले हंस रहे थे वे अचानक शांत हो गए। 15 साल की उम्र में 6th डुआन डो की। वे सब तो रोज सुबह शाम कुत्ते की तरह जी तोड़ मेहनत करते थे, जबकि मैं कभी दिखता भी नहीं था। हमेशा शहर के बाहर घूमता फिरता रहता था और मजे करता रहता था। कभी पढ़ाई या ट्रेनिंग करते नहीं दिखता था, फिर भी मेरी ताकत लगातार बढ़ रही थी। सारे छोटे बच्चों के दिल में एक ही जलन भरा विचार आ रहा था, आखिर क्यों? शाओ परिवार के तीनों एल्डर्स ने असल में कुछ साल पहले मेरी इस अजीब तरक्की पर ध्यान दिया था, लेकिन आखिरकार मैं एक बाहरी इंसान था और नाम के लिए शाओ जान का गोद लिया बेटा था। अगर मुझे बढ़ावा दिया जाता तो इससे शाओ जान का पलड़ा भारी हो जाता। इसलिए उन्होंने आंखें मूंद ली और मुझे अपने हाल पर छोड़ दिया।
जहां तक शाओ जान की बात है, उनकी आंखें तो सिर्फ अपने उस पूर्व प्रतिभावान और अब बर्बाद हो चुके प्यारे बेटे शाओ यान पर ही टिकी रहती थी। उनके पास मुझ जैसे मुफ्त के गोद लिए बेटे के लिए समय कहां था। ठीक है, यहाँ खड़े होकर नाटक मत करो, जाओ नीचे जाकर कोई जगह ढूंढकर बैठ जाओ। बेवकूफी। फर्स्ट एल्डर ने मेज थपथपाई। गुस्से से उनकी दाढ़ी हिलने लगी। यूनलैंड सेक्ट के खास मेहमान सामने बैठे हैं, तुम शाओ परिवार के गोद लिए बैठे होकर खड़े रहोगे तो कैसा लगेगा। बाहर लोग कहेंगे कि हमारा शाओ परिवार अपने शहीदों के बच्चों के साथ अत्याचार करता है। इससे पहले कि फर्स्ट एल्डर किसी नौकर को कुर्सी लाने का हुक्म देते, हॉल के एक कोने से एक शांत और सुरीली लड़की की आवाज आई, आनी भाई, आप मेरे पास आकर बैठ जाइए। सबने आवाज की तरफ देखा। बोलने वाली और कोई नहीं बल्कि घाटी में खिले नीले कमल की तरह शांत बैठी शाओ परिवार की सबसे लाडली बेटी शाओ शुनर थी। मैंने चौंक कर शुनर की तरफ देखा। वो मुस्कुराते हुए अपनी बड़ी सी कुर्सी की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं था। अगर मैं उस जगह जाकर बैठ जाता तो हॉल में मौजूद शाओ परिवार के सभी लड़कों की नफरत भरी नजरें मुझे वहीं जिंदा जला देती। मैंने अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी को छुआ। एक हल्का सा प्रकाश चमका और पट से एक छोटा सा लकड़ी का स्टूल मेरे हाथ में आ गया। ये छोटा सा स्टूल मैंने खुद बनाया था ताकि जब भी मैं बाहर थक जाऊं तो कहीं भी बैठकर आराम कर सकूं। से शाओ जुनैर के पास गया, स्टूल को जमीन पर रखा, अपने घुटनों को जोड़ा और हाथों को सीधे घुटनों पर रखकर किसी नर्सरी के बच्चे की तरह जुनैर की कुर्सी की आड़ में चुपचाप बैठ गया। वैसे मेरे हाथ में मौजूद वो अंगूठी, स्टोरेज रिंग, मेरे माँ बाप की इकलौती निशानी थी जो वे छोड़ गए थे। हालांकि उसमें ज्यादा जगह नहीं थी, फिर भी वो काफी कीमती थी। मैं इसे रोज पहनता था, जिससे शाओ परिवार के लोगों को बहुत जलन होती थी। लेकिन शाओ परिवार की इज्जत और मेरे शहीद का बच्चा होने की वजह से कोई खुलकर कुछ नहीं बोल पाता था। लेकिन ये स्टूल बहुत छोटा था। मेरा 1.7 मीटर यानी 5 फुट 60 इंच से ज्यादा लंबा शरीर उस पर सिमट कर बैठा हुआ बहुत ही दाकियानूसी और सीधा साधा लग रहा था। शाओ जुनैर मुझे इस तरह बैठा देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, जैसे सैकड़ों फूल एक साथ खिल गए हों। इससे आसपास के शाओ परिवार के लड़कों के सीने पर सांप लौटने लगे। अरे अनी भाई, आप ऊपर ही आ जाइए ना, ये कुर्सी बहुत बड़ी है, हम एक दूसरे से छुएंगे भी नहीं। शाओ जुनैर की सुंदर आंखों में एक शरारती चमक थी। नहीं बैठूंगा, मर जाऊंगा पर नहीं बैठूंगा। मैं बिना पलक झपकाए पूरी गंभीरता से जमीन को घूरता रहा। मुझे मुसीबतों में फंसने से बहुत डर लगता है। शाओ जुनैर, ये तो पूरे शाओ परिवार बल्कि पूरे डोकी कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी खुशकिस्मती यानी रिच गर्ल थी। सच्चाई तो यह है कि जब मैं छोटा था तो मैंने भी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की थी। आखिरकार जो पास रहता है उसे फायदा पहले मिलता है। लेकिन अफसोस, किस्मत का पहिया बहुत अजीब घुमा। उस अंधेरी रात में जब मैं चुपके से शाओ जुनैर के आंगन में घुसा था ताकि नसों को गर्माहट देने वाला नाटक रच सकूं, तो दीवार पर चढ़ते ही मेरी टक्कर उसी तरह चुपके से आए शाओ यान से हो गई। जैसा कि कहावत है, जब दो दुष्ट आमने सामने हो तो जो ज्यादा निडर हो वही जीतता है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर उसे एक कंधे से उठाकर पटका और शाओ यान की जमकर धुनाई कर दी। मारते मारते मैं गले के बल चिल्लाने लगा, कोई बचाओ, चोर पकड़ा गया, कोई आवारा रात को जुनैर बहन की दीवार फांद रहा है। इस एक चिल्लाहट ने पूरे शाओ परिवार को जगा दिया। नतीजा ये हुआ कि उस दिन के बाद से शाओ जुनैर के आंगन के बाहर 24 घंटे सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए। इस घटना की वजह से शाओ यान पूरे शाओ परिवार में मजाक का पात्र बन गया और हमारे बीच कभी ना खत्म होने वाली दुश्मनी की शुरुआत हो गई। जहां तक शाओ जुनैर की बात है, हालांकि रात में दीवार फांदने का मेरा प्लान चौपट हो गया था, लेकिन अपने इस बेहद प्यारे चेहरे के दम पर मैं उसे रोज बाहर पहाड़ों पर चिड़ियों को पकड़ने और मछलियां पकड़ने ले जाता था। लेकिन इससे शाओ परिवार के बाकी लड़कों के पेट में दर्द होने लगा। पूरे शाओ परिवार के नौजवानों ने मिलकर एक अर्जी दी जिसमें मुझ पर परिवार की इस कीमती बच्ची को बिगाड़ने का गंभीर आरोप लगाया गया। यहां तक कि कुछ सिरफिरे लड़कों ने मुझे गली में घेरकर अकेले में लड़ने की चुनौती तक दे डाली। आखिरकार एल्डर्स के दखल देने के बाद मुझे कई महीनों के लिए घर में बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वे मेरे माँ बाप की इज्जत रखते हुए मुझे कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन असल में उनका मकसद मुझे शाओ जुनैर से दूर रखना था। ये देखकर कि इस अमीर लड़की को पटाने के चक्कर में इतनी मुसीबतें आ रही हैं, यहाँ तक कि मेरे शहर से बाहर जाकर झरने के नीचे ट्रेनिंग करने का समय भी छिन गया, मैंने ठंडे दिमाग से सोचा और इस शॉर्टकट को पूरी तरह छोड़ने का फैसला कर लिया। क्या पता ये बूढ़े लोग जलन के मारे किसी दिन मेरे खिलाफ कोई चाल चल दे। अमीर लड़की का साथ अच्छा है, लेकिन जान ज्यादा कीमती है। खासकर पिछले 2 सालों में जैसे जैसे शाओ जुनैर बड़ी होती गई, वो और ज्यादा होशियार और समझदार होती गई। उसकी आंखें ऐसी थीं जो किसी के भी दिल के पार देख सकती थीं। मुझे महसूस हो गया था कि इस लड़की को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। अगर मैंने ज्यादा करीब जाने की कोशिश की तो मैं खुद ही मुसीबत में फंस जाऊंगा। इसलिए अब शाओ जुनैर के प्रति मेरा नजरिया बिल्कुल साफ था। दूर रहो, इज्जत दो और फासला बनाए रखो। जब मैं अपने छोटे से स्टूल पर बैठा हुआ ख्यालों में खोया हुआ था, तब हॉल के बाहर अचानक हलचल हुई। इसके तुरंत बाद एक पतले शरीर लेकिन सीधी पीठ वाला काले कपड़ों में लिपटा लड़का धीरे धीरे हॉल के अंदर आया। वो शाओ यान था। असली नाटक अब शुरू होने वाला था। मैंने अपने स्टूल को थोड़ा और आरामदेह बनाया और मजे से नाटक देखने के लिए तैयार हो गया। शाओ यान ने दरवाजे पर कदम रखा और पूरे हॉल में नजर दौड़ाई। उसे अपने पिता शाओ जान कहीं नहीं दिखे, बल्कि वे तीनों एल्डर्स दिखे जो उसे जरा भी पसंद नहीं करते थे और ऊंची सीटों पर बैठे हुए थे। वहीं हॉल की दोनों तरफ की कुर्सियों पर शाओ परिवार के बाकी नौजवान भरे पड़े थे। उसके लिए एक भी खाली कुर्सी नहीं छोड़ी गई थी। एक जानी पहचानी दुख और खुद पर हंसी उड़ाने वाली भावना उसके दिल में जागने ही वाली थी कि अरे, ये तो हमारे यान एम्परर ना, इतने दिनों बाद दिखे हो, लगता है कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गए हो। शाओ यान का शरीर अकड़ गया। उसके दिल में जो दुखी भावना उमड़ रही थी वो गले में ही अटक कर रह गई। उसने आवाज की तरफ देखा तो पाया कि कोने में मैं एक छोटे से स्टूल पर सिमटकर मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था और मेरे पास बैठी शाओ जुनैर अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी।
शाओयान से 1 महीना बड़ा था, इसलिए जब भी शाओयान मुझसे मिलता था तो उसे कायदे से मुझे आनी भाई कहना पड़ता था। बेशक 2 जिंदगियों का घमंड रखने वाला शाओयान ये नाम मरते दम तक अपनी जबान पर नहीं ला सकता था। तुम्हें वापस आना याद रहा? शाओयान के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगी। उसने चिढ़कर जवाब दिया। क्यों? मैंने अपनी भौहें उठाई और बड़े दुख भरे लहजे में कहा, क्या कल के टेस्ट में मेरी गैर मौजूदगी की वजह से तुम अकेले ही स्टेज पर अपनी नाकामी का ढिंडोरा पीट रहे थे? अरे यार, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बताते तो तुम्हारा भाई जरूर तुम्हारे साथ जलील होने वापस आता। शाओयान का चेहरा पल भर में लाल पीला हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, जरूरत नहीं है। शाओयान की वो हालत देखकर जो मारना तो चाहता था पर कुछ कर नहीं पा रहा था, मैं हल्का सा हंसा। मैंने अपनी अंगूठी पर हाथ फेरा, एक रोशनी चमकी और पट से एक और छोटा लकड़ी का स्टूल बाहर निकल आया। मैंने उस बिना बैक वाले छोटे से स्टूल को थपथपाया और बड़ी दरियादिली से हाथ हिलाकर कहा, अरे यन एम्परर, वहां खंबे की तरह क्यों खड़े हो? यहाँ आओ, बैठो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ बैठेगा। उस बेहद छोटे स्टूल को देखकर शाओयान का मुंह बन गया, लेकिन ये देखते हुए कि हॉल के इन मतलबी लोगों में से कोई भी उसे जगह देने वाला नहीं था और पास ही शुनमी हंसी छिपा रही थी, वो चुपचाप आकर उस स्टूल पर बैठ गया। जैसे ही शाओयान बैठा, मैंने अपना कोहना उसकी तरफ बढ़ाया और उसे ठोका। अरे यन एम्परर, सच सच बताओ, कल का क्या माहौल रहा? अभी भी डोकी के 3rd द्वान पर हो? 3rd द्वान? शाओयान ने अपनी आंखें मटकाई और चिढ़कर जवाब दिया। मैंने एक लंबी सांस ली और अपना हाथ बढ़ाकर एक बूढ़े पिता की तरह सांत्वना देते हुए शाओयान के कंधे को थपथपाया। घबराओ मत, सब ठीक होगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। अरे नहीं, मैंने बहुत अफसोस जताते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा भाई अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। सच कहूं तो तुम्हारा भाई अब 6th द्वान डोकी पर पहुंच चुका है। हिसाब लगाया जाए तो अब मैं तुम्हारे जैसे 2 लोगों के बराबर हूं। उस वक्त शाओयान की मुट्ठियां कस गईं। उसने गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकते हो? मेरा वो चिढ़ाने वाला चेहरा देखकर शाओयान के दिल में अजीब सी भावनाएं उमड़ रही थी। आज के शाओ परिवार में हम दोनों को 2 सबसे बड़े बेकार, 2 यूजलेस फेलियर्स माना जाता था। फर्क सिर्फ इतना था कि वो एक हादसे के कारण अपनी ताकत खो बैठा था और 3rd द्वान पर अटककर सबका मजाक बन चुका था, जबकि मैंने मुस्कुराते हुए एक मीठी गोली अपने मुंह में डाली और जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा, भले ही तुम अभी 3rd द्वान पर हो और मेरी आधी ताकत के भी बराबर नहीं हो, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा वही बहादुर इंसान रहोगे जो आधी रात को लड़की की दीवार फांदता था। शाओयान ने झटका खाकर मेरी तरफ देखा। उसके माथे की नसें उभर आईं। ये सफेद बालों वाला कमीना सच में इंसान का खून सुखाने में माहिर था। मैंने अपने स्टूल पर बैठकर सिर हिलाया और चारों तरफ देखा। शाओजान और उस अफवाहों वाली हीरोइन नालान यानरान को अभी तक ना आते देखकर मैंने फिर से शाओयान को कोहनी मारी। अरे चाचा, शाओजान कहाँ है और वो नालान यानरान कहाँ है? शाओयान ने अपने सीने पर हाथ बांधे और बेरुखी से कहा, पता नहीं। उसी समय पास बैठी शुनमी ने धीरे से कहा, मैं जब आ रही थी तो मैंने अंकल शाओजान को युनलान सेक्ट की एक लड़की के साथ पीछे के आंगन की तरफ जाते देखा। वो लड़की शायद शाओयान भाई की मंगेतर नालान यानरान ही होगी। ये सुनकर शाओयान चौंका, उसकी भौहें सिमट गईं। नालान यानरान? वो इस वक्त हमारे घर क्या करने आई है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैंने अपने मुंह में गोली चबाते हुए कहा, जाहिर है सगाई तोड़ने आई है। शाओयान का चेहरा उतर गया। वो गंभीर होकर बोला, सगाई तोड़ने? और नहीं तो क्या? मैंने उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें लगता है कि वो इतनी दूर से चलकर तुमसे जल्दी शादी करने आई है? मैंने शाओयान को ऊपर से नीचे तक देखा और अफसोस जताते हुए सिर हिलाया। यान एम्परर, तुम्हारा भाई तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन जरा खुद को देखो। तुम्हारी ताकत मेरी ताकत की आधी भी नहीं है और जहां तक शक्लो सूरत की बात है तो तुम मेरे 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो। लड़कों को खूबसूरत लड़कियां पसंद आती हैं तो जाहिर है कि लड़कियों को भी मुझ जैसे हैंडसम लड़के ही पसंद आएंगे। मैं थोड़ा रुका और आगे बोला, मुझे लगता है कि अगर नालान यानरान अंधी नहीं है तो उसके मुझे पसंद करने के चांस तुमसे कहीं ज्यादा है। शाओयान का चेहरा पतीले की कालिख जैसा काला हो गया। क्यों? मैंने कुछ गलत कहा? मैंने अपनी भौहें उठाई और पास बैठी खूबसूरत लड़की की तरफ देखकर बिना किसी झिझक के उसे भी खींच लिया। शुनमी बहन, तुम ही बताओ, क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या तुम्हें भी मुझ जैसे हैंडसम लड़के ज्यादा पसंद नहीं आते? इस अचानक आए सवाल से शुनमी थोड़ी चौंक गई। उसके बाद उस सुंदर लड़की के गोरे गालों पर हल्की सी लाली छा गई। उसने सच में अपनी आंखें नीची की और बहुत धीमी आवाज में कहा, मैंने खुशी से अपनी जांघ थपथपाई और शाओयान की तरफ देखकर बोला, सुना तुमने? शुनमी को भी ऐसा ही लगता है। शाओयान की हालत ऐसी थी जैसे उसे उल्टी होने वाली हो। मैंने दरियादिली दिखाते हुए उसे सांत्वना दी, ज्यादा दुखी मत हो, ये तो इंसानी फितरत है। हर किसी को खूबसूरत चीजें पसंद आती हैं। जरा खुद को मेरी जगह रखकर सोचो, अगर कोई बेहद बदसूरत इंसान तुम्हारे पीछे पड़ जाए और तुमसे शादी करने की जिद करे तो क्या तुम नहीं भागोगे? शाओयान ने अनजाने में उस नजारे की कल्पना की और कांप उठा। ताली बजाई। जो तुम खुद के लिए पसंद नहीं करते वो दूसरों पर मत थोपो। नालन यानरान तुम्हारी ये हालत देखकर रातों रात घोड़ा गाड़ी पकड़कर भागेगी ही ना। पुच्चू। पास बैठी शाओ सुंदर अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसके कंधे हिल रहे थे। शाओयान को लगा कि उसका दम घुट रहा है। उसने कई गहरी सांसें ली। उसे लगा कि अगर वो यहाँ ज्यादा देर रुका तो इस सफेद बालों वाले कमीने की जहरीली जुबान से गुस्से में उसकी जान निकल जाएगी। इससे पहले कि शाओयान वहां से जाने की सोच पाता, हॉल का साइड वाला दरवाजा खुला। शाओजान तेजी से अंदर आए, लेकिन कबीले के इस रौबदार प्रमुख के चेहरे पर आज अजीब सी थकावट और लाचारी साफ दिख रही थी। उनके पीछे सफेद और गुलाबी रंग का फ्रॉक पहने गुलाबी रंग की एक सुंदर लड़की चल रही थी। वही नालन यानरान थी, लेकिन इस वक्त वो अपना सिर नीचे किए हुए थी और उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो अभी अभी बहुत रो कर आई हो। शाओजान ने हॉल में आते ही थके हुए लहजे में कहा, ठीक है, अब सब लोग जा सकते हैं। क्या? कोने में छोटे स्टूल पर बैठा मैं पूरी तरह सन्न रह गया। मुंह में दबाई हुई मीठी गोली चबाना ही भूल गया। मेरी नीली आंखें फटी की फटी रह गईं। दिमाग में सवालों का बवंडर उठने लगा। सगाई तोड़ने का नाटक कहाँ गया? 30 साल पूर्व, 30 साल पश्चिम, गरीबी का ताना मारना, वो सब कहाँ गया? वो त्यागपत्र, डिवोर्स लेटर और 3 साल का वादा कहाँ गया? ये स्क्रिप्ट सही नहीं है डायरेक्टर, किसी ने सीन बदल दिया है। जब मैं सोच ही रहा था कि शाओयान की सगाई तोड़ने वाली स्क्रिप्ट किसने चुरा ली, तब शाओजान ने जटिल नजरों से कोने में बैठे शाओयान की तरफ देखा। यानर, तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बाकी सब बाहर जाए।
गे ये बहुत समझदार थे। वे तुरंत खड़े हो गए और रोती हुई नालन यानरान को लेकर बाहर चले गए। शाओ यान के मन में भले ही ढेरों सवाल थे, लेकिन वो चुपचाप वहीं रुका रहा। मुझे तो मजबूरन अपना छोटा स्टूल समेटकर मुंह बनाए हुए भीड़ के साथ बाहर निकलना पड़ा। गलियारे में चलते हुए शाओ शुन्नन मेरे साथ साथ चल रही थी। उसने अपनी उंगली से मेरी बाह को छुआ। आनी भाई, आप क्या घूर रहे हैं? आंखें बाहर निकल आएंगी। मैंने अपनी ठोड़ी को सहलाया और आगे चल रही उस गुलाबी रंग की लड़की की पीठ को घूरते हुए कहा, अजीब बात है, मुझे लगता है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। शाओ शुन्नर ने अपने होंठ बिचकाए। उसकी आवाज में हल्की सी जलन थी। आपको तो हर सुंदर लड़की जानी पहचानी ही लगती है। अरे नहीं, सच कह रहा हूं, मुझे वाकई लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। शायद मेरी आवाज थोड़ी तेज थी। आगे चल रही नालन यानरान ने मुड़कर हमारी तरफ देखा। हवा में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। मैं हैरान रह गया। अगले ही पल नालन यानरान की रोई हुई आंखें फैल गईं और वो चीख उठी, छोटे सफेद बाल। मेरी आंखें फड़कने लगीं और मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा, छोटी गुलाबी बाल। इस चीख ने आसपास के शाओ परिवार के लोगों और युनलान सेक्ट के गे ये को चौंका दिया। सब रुक गए और बड़ी हैरानी से मुझे और नालन यानरान को देखने लगे। गे ये ने हैरानी से पूछा, यानरान, क्या तुम इस शाओ परिवार के लड़के को जानती हो? नालन यानरान ने अपने होंठ चबाए और सिर हिला दिया। जानती हूँ, 3 साल पहले मैंने इन्हें कैपिटल में देखा था, लेकिन मुझे तब नहीं पता था कि ये शाओ परिवार के इंसान है। शाओ शुन्नर भी पूरी तरह से उलझ गई थी। उसने मेरी आस्तीन खींची। आनी भाई, ये सब क्या चक्कर है? मैंने अपने बालों को खुजलाया और 2 बार खांसा। शुन्नर, मैंने तुम्हें बताया था ना, 3 साल पहले मैं याफई बहन के साथ जामा कैपिटल गया था, वहीं देखा था इसे। लेकिन मुझे क्या पता था कि यही नालन यानरान है। 3 साल पहले यानी शाओ यान की ताकत गायब होने से ठीक 1 महीने पहले याफई को अपनी सालाना रिपोर्ट कैपिटल जाना था। मुझे लगा कि वुटान सिटी में इतने सालों से रहकर बोर हो गया हूं, इसलिए मैंने जिद करके याफई से मुझे साथ ले जाने को कहा। तुम कैपिटल गए थे तो इससे कैसे मिले? शाओ शुन्नर की आंखों में जानने की भारी उत्सुकता थी। मैंने आसपास कान खड़े होकर सुन रहे शाओ परिवार के लोगों को देखा और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, यहाँ बहुत भीड़ है, बात करना ठीक नहीं है। गे ये ने नालन यानरान के चेहरे पर हिचकिचाहट देखी और बहुत समझदारी से बोले, अगर तुम दोनों पुराने दोस्त हो तो यानरान तुम थोड़ी देर बात कर लो, मैं बाद में तुम्हें लेने आऊंगा। नालन यानरान ने सिर हिला दिया। इसके बाद मैंने दोनों सुंदर लड़कियों के हाथ पकड़े और उन्हें खींचकर एक तरफ ले गया। जिस तरफ मैं ले जा रहा था उसे देखकर शाओ शुन्नर हैरान हुई। हम आपके आंगन में क्यों नहीं जा रहे? छोटा सा टूटा आंगन मेहमानों की खातिरदारी के लायक है, मैंने बड़ी शान से कहा। वहां तो पेट भरने के लिए एक बिस्कुट तक नहीं है। तुम्हारी इस बड़ी मैडम की जगह का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसे आज की कहानी सुनने की फीस समझो। बात करते करते हम तीनों शाओ जुनैर के अलग आंगन में पहुंच गए। वहां का माहौल बहुत शांत और सुंदर था। हवा में फूलों की महक थी। मैंने आंगन की संगमरमर की मेज के पास बैठकर जोर से थपथपाया और जुनैर से कहा, जल्दी से कुछ खाने पीने का लाओ, खाली पेट कहानी सुनने में मजा नहीं आता। शाओ जुनैर ने मुझे घूर कर देखा, लेकिन उसे हंसी भी आ गई। वो अंदर गई और कुछ ही देर में बेहतरीन मिठाइयां, ताजा जूस और फल शराब लेकर आई। हम तीनों मेज के चारों तरफ बैठ गए। मैंने पहले 2 मिठाइयां मुंह में ठूंसी, जूस का एक घूंट पिया और फिर आराम से बोलना शुरू किया। 3 साल पहले जब मैं याफे बहन के साथ कैपिटल गया था तो एक दिन मैं सड़कों पर घूमते हुए भटक गया। तभी मेरी मुलाकात घर से भागी हुई इस नालान यानरन से हुई। उस वक्त शाओ यान तो पूरे साम्राज्य का नंबर 1 जीनियस था। नालान परिवार में भी शायद उसकी और शाओ यान की शादी की बातें चल रही होंगी। लेकिन हमारी ये मैडम, मैंने सामने बैठी गुलाबी बालों वाली लड़की की तरफ इशारा किया, ये आजाद ख्याल लड़की निकली। जैसे ही सुना कि उसकी शादी किसी ऐसे लड़के से तय हो रही है जिसे उसने कभी नहीं देखा था, तो ये तुरंत भड़क गई। घर में हंगामा कर दिया और चिल्लाने लगी कि वो सगाई तोड़ेगी, शादी नहीं करेगी, चाहे वो शाओ यान आसमान से उतरा भगवान ही क्यों ना हो। फिर क्या था, इसके दादाजी नालान जय ने इसे जमकर डांटा और ये रोते रोते घर से भाग निकली। मैं उस समय रास्ते में भटक रहा था और किसी से रास्ता पूछने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने देखा कि ये मेरी आंखों के सामने से रोती हुई भागे जा रही है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं भी इसके पीछे भागने लगा। लेकिन भागते भागते ये अचानक रुकी, अपनी तलवार निकाली और मुझ पर हमला करने लगी। बोली कि मैं इसका पीछा कर रहा हूं। मैंने अपने सिर पर हाथ मारा और दुखी होकर कहा, मैं ये जिल्लत कैसे बर्दाश्त करता, मैं भी तो मर्द हूं। मैंने आगे बढ़कर एक दाव लगाया, इसकी तलवार छीनी और इसे जमीन पर पटक दिया। शाओ जुनैर ने यह सुना तो उसका चेहरा अजीब सा हो गया। उसने उस नजारे की कल्पना की और पूछा, फिर क्या हुआ? फिर क्या? ये जोर जोर से रोने लगी, बहुत बुरी तरह रोई। मैंने लाचारी से हाथ फैलाए। तुम तो जानती हो मेरा दिल बहुत नरम है, मुझे लड़कियों का रोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैंने शराब की चुस्की ली, इसलिए मैंने उसकी ही तलवार इसकी गर्दन पर रख दी और कहा कि चुपचाप शांत बैठ जाए। शाओ जुनैर की आंखें फटी की फटी रह गईं। लड़की की गर्दन पर तलवार रखकर उसे चुप कराना, यह है आपका नरम दिल? फिर? जुनैर ने अपनी उत्सुकता दबाते हुए पूछा। फिर वो सच में रोना बंद कर गई। बहुत असरदार तरीका था ना? मैंने अपनी भौहें उठाई। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि वो क्यों भागी है। उसने रोते रोते बताया कि घर वाले उसकी शादी किसी अनजान से करवा रहे हैं और वो मर जाएगी पर शादी नहीं करेगी। मैंने उससे कहा कि तुम घर में रो धो हंगामा करो, सगाई अपने आप टूट जाएगी। पर उसने कहा कि घर में रोने से कुछ नहीं होगा, उसके दादाजी उसे कमरे में बंद कर देंगे। यहां पहुंचकर मैंने मेज पर जोर से हाथ मारा, जैसे कोई महान ज्ञानी बन गया हूं। फिर मैंने इसे एक अचूक योजना सिखाई। मैंने कहा, अगर अपने घर में हंगामा करने से काम नहीं बन रहा तो लड़के के घर जाकर हंगामा करो। चुपके से वहां जाओ, उनके बड़ों के सामने जाकर रो धो और नखरे दिखाओ। तुम एक छोटी लड़की हो, अगर उनके घर में जाकर इस तरह ड्रामे करोगी तो क्या वो जबरदस्ती तुमसे शादी करेंगे? अगर शादी कर भी ली तो तुम उनके घर को नर्क बना दोगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि यही नालान यानरन है? मुझे क्या पता था कि यही मेरे यान एम्परर की मंगेतर है? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी ऐसा नीच तरीका नहीं सिखाता। अब देखो, आज का ये सारा ड्रामा मेरे ही पुराने कर्मों का फल है। मैंने एक लंबी सांस ली और लाल पड़ चुकी नालान यानरन की तरफ देखा। वैसे सच सच बताना, आज पीछे के आंगन में तुमने चाचा शाओ जैन के सामने सच में रोना धोना शुरू कर दिया था क्या? नालान यानरन शर्म के मारे मुंह छिपाकर बैठ गई। मैंने फंदा लगाने वाला नाटक नहीं किया। ओह, मैंने समझदारी से सिर हिलाया और अंगूठा दिखाया, यानी सिर्फ रोना और चिल्लाना किया। शाबाश गुलाबी बाल, जबान की पक्की निकली, जो कहा वो करके दिखाया।
जब मैंने सबके सामने उसके पुराने कारनामे खोले तो नालान यानरन शर्म और गुस्से से मुझे घूरने लगी, लेकिन मना नहीं कर सकी। आखिरकार तरीका भले ही घटिया था पर काम कर गया था। तो फिर क्या? मैंने मिठाई मुंह में ठूंसते हुए पूछा। क्या चाचा शाओ ज़ैन मान गए? नालान यानरन ने अपने जूस के ग्लास को पकड़ा और धीरे से सिर हिलाया। मान गए, लेकिन अंकल शाओ ज़ैन ने कहा कि यह बात शाओ यान के आत्मसम्मान से जुड़ी है, इसलिए वो पहले उससे अकेले में बात करेंगे और उसे समझाएंगे। तब तो काम पक्का हो गया। मैंने चुटकी बजाई। चाचा शाओ ज़ैन शाओ यान से बहुत प्यार करते हैं। जब तक शाओ यान मरने मारने पर उतारू ना हो जाए तब तक ये सगाई पूरी तरह खत्म समझो। वैसे तुम युनलैंड सेक्ट के लोगों को साथ क्यों लाई थी? नालान यानरन का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। वो हिचकिचाते हुए बोली। मैंने 2 उंगलियां उठाई और पूरी समझदारी से समझाया। सगाई तोड़ने का पहला नियम, खुद के साथ ताकतवर बॉडीगार्ड रखो ताकि सामने वाले पर बिना बल प्रयोग किए भी दबाव बना रहे। दूसरा नियम, अकेले में जाकर बात साफ करो कि तुम शादी नहीं करोगी। और तीसरा नियम, आखिरी फैसला सामने वाले पर छोड़ दो। ऐसे में सामने वाला मजबूर होकर सगाई तोड़ने के लिए हाँ कह देगा। सामने वाले को फैसला लेने का हक देता है, लेकिन असल में उसके पास हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। मेरी ये लंबी चौड़ी बात सुनकर शाओ सुनर का चेहरा देखने लायक था। आप दिन रात बाहर घूमते रहते हैं, आपको इन चालाकियों के बारे में इतना सब कैसे पता? मैंने दोनों हाथ उठाए। ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अपने परिवार में अक्सर ऐसा करता हूं। अक्सर? शाओ सुनर ने ठंडी सांस ली। हाँ, उदाहरण के लिए शाओ यान को ही ले लो। कुछ साल पहले वो शाओ यू बहन को नहाते हुए चुपके से देख रहा था। शाओ यू बहन तलवार लेकर उसके पीछे पड़ी थी। रास्ते में मुझे शाओ यान मिला। मैंने उसे बड़े प्यार से 2 ऑप्शन दिए, या तो अपनी हर महीने की जेब खर्च आधी मुझे दे दे, या फिर कल पूरे शहर में यह खबर फैला दूंगा कि वो अपनी बहन को ताक रहा है। वो समझदार निकला, उसने चुपचाप पैसे दे दिए। इसके अलावा मैं घर की नौकरानियों और काम करने वाली चाची लोगों से भी बहुत बातें करता हूँ। शाओ परिवार के किस लड़के या लड़की का क्या काला राज है मुझे सब पता है। शाओ सुनर सन्न होकर सुनती रही। नालान यानरान ने मुझे देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम शाओ परिवार में बहुत परेशान रहते हो? परेशान तो नहीं, बस लोग मुझसे जलते हैं। मैंने अपने चेहरे को छुआ और आह भरी। सुंदर होना भी एक गुनाह है। लोग हाथ तो नहीं उठा सकते, बस मुंह से ताने मारते हैं। शाओ सुनर ने नालान यानरान को मेरे बचपन और अनाथ होने की कहानी बताई। यह सुनकर नालान यानरान की आंखों में मेरे लिए हमदर्दी और बढ़ गई। उसने अपने होंठ चबाए और मेरी तरफ देखकर बोली, अगर तुम यहाँ इतने दुखी हो तो क्या तुम मेरे साथ युनलान सेक्ट चलोगे? थू! मैंने अभी अभी पिया हुआ जूस सीधे बाहर फेंक दिया। मुझे जोर जोर से खांसी आने लगी। क्या बकवास कर रही हो? नालान यानरान ने अपने सीने पर हाथ रखा और बड़े गर्व से कहा, मैं अपनी टीचर से कहकर तुम्हें युनलान सेक्ट में जगह दिलवा सकती हूँ। मैं 3 स्टार डोज़े हूँ और टीचर की सबसे खास चेली हूँ। भविष्य में युनलान सेक्ट की मालकिन बनने वाली हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें वहां कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैंने उसे अजीब नजरों से देखा। छोटी गुलाबी बाल, क्या तुम मुझे पालने यानी सॉफ्ट राइस का सोच रही हो? पालने की बात नहीं है, मैं तो बस उस दिन का एहसान चुका रही हूँ। नालान यानरान ने मुझे घूरा और फिर उत्सुक होकर पूछा, वैसे 3 साल बीत गए हैं, तुम्हारी असली ताकत क्या है? मैंने अपना मुंह पोंछा और मुस्कुराकर कहा, अंदाजा लगाओ। नालान यानरान ने उस दिन को याद किया जब मैंने उसे जमीन पर पटक दिया था। 3 स्टार डोज है। मैंने सिर हिलाया, गलत। 4 स्टार, गलत। 5 स्टार, गलत। नालान यानरान हैरान हो गई, क्या तुम 6 स्टार डोज है बन चुके हो? मैंने खासकर अपनी दाईं हाथ की उंगली हिलाई। नंबर तो सही पकड़ा है पर लेवल गलत है। क्या मतलब? नालान यानरान उलझ गई। मैंने अपनी पीठ सीधी की और बड़े गर्व से कहा, मेरी ताकत इस वक्त 6th द्वान डो की यानी 6th लेवल है। आंगन में सन्नाटा छा गया। नालान यानरान मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं कोई पागल हूं। 3 साल पहले मैं 8th द्वान पर था और उसे 1 सेकंड में जमीन पर पटक दिया था। अब 3 साल बाद वो खुद डोज है बन चुकी थी और मैं कह रहा था कि मैं सिर्फ 6th द्वान पर हूं। सच कह रहा हूं। मैंने अपनी नीली आंखें टिमटिमाई। मेरी शीत येन जुए तकनीक ने मेरी ताकत को इतनी सफाई से छुपा रखा था कि जब तक कोई बहुत जबरदस्त सोल पावर वाला ना हो, कोई मेरी असली ताकत नहीं पकड़ सकता था। नालान यानरान ने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी डो की मेरी नसों में भेजी। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और हैरान रह गई। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी ताकत सच में सिर्फ 6th द्वार जितनी है? मेरी शारीरिक ताकत बचपन से बहुत ज्यादा है, पर डो की बढ़ाने में मैं थोड़ा कमजोर हूं। नालान यानरान ने दिमाग में एक कहानी गढ़ ली। जरूर शाओ परिवार वालों ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया और सारे संसाधन दूसरों को दे दिए। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। तुम्हें मेरे साथ युनलान सेक्ट चलना ही होगा। वहां तुम्हें सबसे अच्छी दवाइयां और तकनीकें मिलेंगी। अरे हाथ छोड़ो। मैंने झटके से हाथ छुड़ाया और सिर हिलाकर कहा, नहीं बाबा नहीं, यहाँ छोटे से शहर में हैंडसम होने की वजह से मेरी ये हालत है। अगर मैं तुम्हारे साथ युनलान सेक्ट गया तो तुम्हारे चाहने वाले रातों रात मुझे बोरी में बंद करके पहाड़ से नीचे फेंक देंगे। शुक्रिया, पर मुझे अपनी जान प्यारी है। नालान यानरान से थोड़ी देर और फालतू बातें करने के बाद मैंने एक अंगड़ाई ली और जाने के लिए खड़ा हो गया। कहानी खत्म, अब मैं चलता हूँ। तुम दोनों सुंदरियों के साथ ज्यादा देर रुका तो बाहर के जलने वाले लोग आज रात ही मुझे मारने का प्लान बना लेंगे। ये कहकर मैं दीवार के सहारे सहारे गायब हो गया। मेरे जाने के बाद आंगन में सिर्फ शाओ सुनर और नालान यानरान रह गई। थोड़ी देर बाद नालान यानरान भी उठ खड़ी हुई। जब आंगन पूरी तरह शांत हो गया तो शाओ सुनर ने मटकी में चाय का घूंट लिया और धीरे से पुकारा, लिन लाओ। छाया में से एक काले कपड़ों में लिपटा बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। वो लिन लाओ थे, एक पावरफुल डो हुआंग, डो एम्परर। मिस, लिन लाओ ने झुककर प्रणाम किया। शाओ सुनर ने पूछा, लिन लाओ, जब आनी भाई यहां थे तो क्या आप उनकी असली ताकत का अंदाजा लगा पाए? नालान यानरान ने भले ही मेरी बातों पर यकीन कर लिया हो, लेकिन शाओ सुनर एक शब्द पर भी यकीन नहीं करती थी। वो जानती थी कि मैं अक्सर शहर से बाहर जाकर अकेले राक्षसों को नंगे हाथों से मारता था।
और अजीब सी लाचारी आई। मिस, अनी मालिक जो तकनीक इस्तेमाल करते हैं वो ताकत को छिपाने में माहिर है। अगर मैं अपनी सोल पावर का जबरदस्ती इस्तेमाल ना करूं तो मैं अभी साफ नहीं देख सकता। लेकिन कुछ दिन पहले जब वो पहाड़ों में राक्षसों को मार रहे थे तब उनकी ताकत 9 स्टार डोची पीक पर थी। आज उनका अंदाज देखकर लगता है कि वे यकीनन डोशी यानी डो मास्टर बन चुके हैं। शाओजुनर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वे ठीक हैं, बस इतना काफी है। अगर वे छिपाना चाहते हैं तो उन्हें छिपाने दीजिए। शाओजुनर के आंगन से निकलकर मैं शान से वूटान सिटी की सबसे बड़ी जगह मिटेर ऑक्शन हाउस की तरफ चल पड़ा। मुझे अपने नए डोशी स्तर के लिए सेकंड ऑर्डर गोल्ड एट्रीब्यूट डीमन कोर्स की जरूरत थी, जो मैंने याफई से मंगवाए थे। मैं सीधे पीछे के आंगन में चला गया। मुझे किसी काले चोगे में छिपने की जरूरत नहीं थी। पूरे शहर में सब जानते थे कि सफेद बालों वाला शाओ परिवार का लड़का ऑक्शन हाउस की मालकिन याफई का चहेता है। पीछे के आंगन में याफई लाल रंग के सिल्क के कपड़ों में बैठी हिसाब किताब देख रही थी। मैं बिल्ली की तरह चुपचाप पीछे गया और उसकी आंखों पर हाथ रखकर अपनी आवाज भारी करके बोला, डाका, हिलना मत, पैसे दोगी या खुद को? याफई हंस पड़ी। अनी, नौटंकी बंद करो, दीदी काम कर रही हैं। मैं उसके पास बैठ गया और चाय उड़ेल ली। क्या काम चल रहा है? साल का हिसाब किताब देख रही हूँ। याफई ने अपनी भौहें सहलाई। इस आधे साल में 3 लाख गोल्ड कॉइन्स का मुनाफा हुआ है। 3 लाख गोल्ड कॉइन्स! वूटान सिटी जैसे छोटे शहर में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। शाओ परिवार पूरे साल में सिर्फ 1 लाख ही कमा पाता था। लेकिन 70% तो मुख्य खानदान को चला जाता है। बाकी में से खर्चा निकालकर मेरे हाथ में साल का 10-20 हजार ही बचता है। मैंने चाय पीते हुए मुस्कुराकर कहा, तो मेरी अमीर दीदी, आपके पास अभी कितना माल जमा है? याफई ने मुझे घूरा। क्या हुआ, पैसे उधार चाहिए? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैंने पास आकर आंख मारी। आप जैसे अच्छे इंसान पर निवेश कीजिए। जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो आपको मिटेर फैमिली का हेड बना दूंगा। याफई हंसकर मेरे गाल खींचे। बड़ा आदमी? क्या तुम भी बाहर के आदमियों की तरह दीदी के जिस्म में दिलचस्पी लेने लगे हो? मैंने बिना झिझके कहा। कैसा नहीं हो सकता? याफई ने मेरी नीली आंखों में देखा, आगे झुककर मेरे माथे पर एक मीठा सा चुंबन किया। हो सकता है, पर तुम अभी बहुत छोटे हो, कुछ साल बाद आना। मजाक के बाद याफई अंदर गई और एक थैली लेकर आई। उसमें 5 बेहतरीन सेकंड ऑर्डर गोल्ड एट्रीब्यूट डीमन कोर्स थे। ये लो, तुम्हारे लिए सस्ते में मिल गए। पर तुम हमेशा गोल्ड कोर्स ही क्यों मांगते हो? मैंने थैली जेब में रखी। ट्रेनिंग के लिए मेरी डोची गोल्ड एट्रीब्यूट की है। याफई चौंकी। तुमने अपना एट्रीब्यूट पहचान लिया? यानी तुम डोजे बन चुके हो? मैंने अपने मुंह पर उंगली रखी। ये राज है। तुम तो पिछले साल कह रहे थे कि तुम 5 डुआन पर हो। हाँ, 1 साल में डोशी बन गया। क्या मैं बहुत हैंडसम नहीं हूँ? मैंने शान दिखाई। याफई ने सिर हिलाया। हाँ, तुम सबसे हैंडसम हो, पर तुम्हारे पास कौन सी तकनीक है? शाओ परिवार के पास तो कोई अच्छी गोल्ड तकनीक नहीं है। मैंने सीना ठोककर झूठ बोला। मुझे पहाड़ की एक गुफा में एक डी क्लास यानी अर्थ क्लास तकनीक मिली थी। याफई सन्न रह गई। डी क्लास तकनीक? ये तो पूरे महाद्वीप में तहलका मचा सकती थी। अनी, ये बात किसी को मत बताना, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। याफई बेहद गंभीर हो गई। मैंने बेफिक्री से कंधे उचकाए। मुझे पता है, पर आप तो मेरी अपनी है, आपसे क्या छिपाना? याफई ने मुझे डराने की कोशिश की। डी क्लास तकनीक की कीमत लाखों में है। मैं एक व्यापारी हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मारकर वो छीन लूंगी? मैंने बिना डरे अपना सिर सीधे याफई की गोद में रख दिया। उसकी गोदी में मुंह छिपा लिया। लो, मार डालो मुझे, मारकर नीलाम कर दो और अमीर बन जाओ। याफई को उसकी इस नौटंकी पर हंसी आ गई। उसने मेरे बालों को सहलाया। अच्छा, उठो मत, पर ये राज हमेशा अपने तक ही रखना। मेरी आंखें बंद होने लगी। कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद याफई की गोद में मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। कुछ ही देर में मेरी सांसें गहरी हो गई और मैं सो गया। याफई ने मुस्कुराकर एक कपड़ा मेरे ऊपर डाल दिया और चुपचाप अपना काम करने लगी। अगली सुबह मैं ऑक्शन हाउस में ही सोकर उठा। मुंह हाथ धोकर जब मैं बाहर निकला तो याफई काम में व्यस्त थी। मैंने पीछे से जाकर अचानक याफई के गाल पर एक मीठी सी पप्पी की और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मैं हवा की तरह वहां से भाग निकला। पीछे खड़े कर्मचारियों की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, पर मैं तो गायब हो चुका था। याफई ने अपने गालों को छुआ, उसके गाल लाल हो गए और वो मुस्कुराकर बड़बड़ाई, छोटा बदमाश। भागते भागते जब मैं शाओ परिवार के दरवाजे पर पहुंचा तो सामने से शाओयान आता हुआ दिखा। आज शाओयान का रूप बदला हुआ था। उसकी आंखों में पुराना आत्मविश्वास और चमक वापस आ चुकी थी। जाहिर है रिंग वाला बूढ़ा यानी याओ लाओ जाग चुका था। तुम रात भर कहाँ थे? शाओयान ने पूछा। ऑक्शन हाउस में, याफई दीदी के पास। मैंने शान से कहा। तुम जैसे गरीब लड़की के टुकड़ों पर पलने का सुख तुम कभी नहीं समझ सकते। शाओयान ने चिढ़कर अपना सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, शाओयान के दिमाग में याओ लाओ की गंभीर आवाज गूंजी। शाओयान, अगर तुम सोचते हो कि लड़का सिर्फ एक फालतू इंसान है तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। शाओयान चौंका। मास्टर, आपका क्या मतलब है? गंभीर होकर कहा, उसकी असली ताकत जानते हो? वो अभी अभी एक डोशी बना है। क्या? शाओयान के कदम रुक गए। 15 साल की उम्र में डोशी? याओ लाओ ने आगे कहा। उसकी तकनीक इतनी खतरनाक है कि उसने अपनी ताकत छुपा रखी है। इतना ही नहीं, उसका शरीर किसी राक्षस से भी ज्यादा मजबूत है। उसने बचपन से ही अपने शरीर को बहुत खतरनाक तरीके से तपाया है और उसके खून में किसी प्राचीन देव जीव की ताकत सोई हुई है। वो खुद को बेवकूफ इसलिए दिखाता है ताकि कबीले के एल्डर्स उसे अपना दुश्मन न समझे और उसे जान से न मार दें। ये लड़का बहुत समझदार और खतरनाक है। शाओयान ये सुनकर दंग रह गया। दूसरी तरफ मैं अपने छोटे और टूटे फूटे आंगन में बैठा मुर्गा खा रहा था। डोशी बनने के बाद अब झरने के नीचे मुक्के मारना मेरे किसी काम का नहीं रह गया था। मुझे अब मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के अंदर जाकर सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के खूंखार राक्षसों से सीधे लड़ना था। मुझे शाओ फैमिली से बाहर निकलने का कोई अच्छा बहाना चाहिए था। तभी मेरे टूटे हुए दरवाजे से नालान यानरान अंदर आई। उसने मेरे घर की खस्ता हालत देखकर उसकी आंखों में तरस आ गया। अनी, शाओयान और मेरे बीच 3 साल बाद यूनलान सेक्ट में एक जंग तय हुई है, नालान यानरान ने बताया। पर मैं तुमसे कहने आई हूं, क्या तुम सच में मेरे साथ यूनलान सेक्ट नहीं चलोगे? यहां तुम्हारी हालत बहुत खराब है। नहीं, मैंने मना कर दिया। नालान यानरान ने अपनी जेब से एक पर्पल कार्ड निकाला। 5 पैटर्न पर्पल कार्ड। इसमें उसकी पूरी जिंदगी की कमाई थी। उसने वो कार्ड मेज पर रख दिया। ये लो, इससे तुम अपने लिए अच्छी दवाइयां खरीद सकते हो। मैंने उस कार्ड को देखा और मुस्कुराकर उसे वापस उसकी तरफ खिसका दिया। क्यों? नालान यानरान हैरान हुई। मैंने उसकी आंखों में देखा, छोटी गुलाबी बाल। क्या तुम सच में मुझे पालना यानी स्पॉन्सर करना चाहती हो? नालान यानरान का चेहरा लाल हो गया। नहीं, मैं तो बस मदद कर रही हूं।
मैंने एक गहरी सांस ली। अगर मैंने आज ये पैसे ले लिए तो हमारे बीच की दोस्ती खत्म हो जाएगी। दोस्ती में लेन देन बराबर का होना चाहिए। अगर तुम बिना किसी रिश्ते के मुझे इतने पैसे दोगी तो ये मदद नहीं बल्कि भीख कहलाएगी। इससे इंसान का स्वाभिमान टूट जाता है। अगर तुम सच में मेरी दोस्त हो तो मुझे किसी अच्छे होटल में खाना खिला दो या कोई छोटा सा तोहफा दे दो, उसे कहते हैं दोस्ती। पर ये लाखों रुपए मेज पर फेंकना, ये गलत है। नालान यानरान का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने मुस्कुराकर कार्ड उसकी तरफ वापस धकेल दिया। इसे वापस रखो, अपनी ये दौलत अपने पास रखो और अगली बार मुझे किसी अच्छे होटल में खाना खिलाने ले चलना।